हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूसीएन हेलो डॉक्टर एंड आई एम योर होस्ट मीनाक्षी। आज हमारे साथ हैं वेरी वेल नोन द वेरी पॉपुलर एचसीजी कैंसर सेंटर से सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पराग इंगले। डॉक्टर पराग, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। डॉक्टर पराग का जो ट्रेनिंग है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हो चुका है। डॉक्टर पराग, आज हम लोग कैंसर के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज कैंसर। कैंसर पे हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम फोकस करने वाले हैं ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है और ओरल कैंसर का जो प्रमाण है वो विदर्भ में बहुत ज़्यादा है, ऐसा क्यों, इस पे भी चर्चा करेंगे। और ब्रेस्ट कैंसर जो है उस पर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिसे क्लियर करेंगे डॉक्टर पराग से। डॉक्टर पराग, कैंसर आपके शब्दों में क्या है? कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसमें हमारा शरीर पेशियों से बना रहता है, जिसको सेल्स कहा जाता है। सो वो सेल्स का जब अनियंत्रित बढ़त हो जाती है, सेल्स के वजह से सेल्स जो प्रोलिफरेट करते हैं, यानी 1 के 2 से 3 ऐसे सेल्स जो ग्रो करते हैं, वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के वजह से शरीर में कहीं छाला या गठान आ जाता है, उसे हम कैंसर कहते हैं। और वो छाला या गठान सिर्फ एक जगह सीमित ना रह के शरीर में दूसरे अवयवों में भी फैल सकता है। वो कैंसर का एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। तो कैंसर ये ऐसा बीमारी है जो शरीर में यूजुअली एक छाला या गठान के रूप में आता है और वो बाकी अवयवों में फैलने का संभावना रहता है। और उसके वजह से अगर एडवांस स्टेज फैला हुआ अगर कैंसर हमें दिखाई देता है तो उसे हम एडवांस स्टेज का कहते हैं। और वो जो यूजुअली उसी ऑर्गन में या उसी अवयव में सीमित है तो वो लोकलाइज्ड कैंसर माना जा सकता है। वक्त बे वक्त देखा गया है कि अब जो है इंडिया में कैंसर का प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है। पहले के टाइम में इट वाज लाइक बहुत सीमित जो केसेस दिखाई देते थे, लेकिन अब बहुत फ्रीक्वेंटली सीन कैंसर के पेशेंट्स दिखते हैं। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? उसके लिए जो कैंसर केसेस बढ़ गए हैं, जिसको हम रेज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर कहते हैं, उसके अनेक कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ एडिक्शंस है, कुछ इन्फेक्शंस है, जिनके वजह से कैंसर का इंसिडेंस यानी कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता है। एडिक्शंस काफ़ी लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं, पर स्पेशली तंबाकू सेवन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से कैंसर होने का संभावना बढ़ता है। दूसरा है कि अल्कोहल यानी दारू का सेवन, उससे भी कैंसर होने का संभावना बढ़ता है। और तीसरा एक फैक्टर है मोटापा, ओबेसिटी। ओबीज लोगों में कैंसर होने का संभावना बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये 3 चीज़ें तो हो गई, तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया और मोटापा हो गया। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जैसे जैसे इंडिया का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और जैसे जैसे लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, यानी उम्र बढ़ता है, तो ओल्ड एज एक एज ग्रुप है जिसमें कैंसर होने का संभावना ज़्यादा है। तो हमारा पॉपुलेशन जैसे बढ़ा और जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल गोइंग इनटू ओल्ड एज इज़ इंक्रीजिंग, कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। ओके। जैसे कि आपने कहा कि तंबाकू, इसका नाम सुनते से ही विदर्भ की याद आती है और तंबाकू विदर्भ में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और इसका सेवन किया जाता है। जनजागृति बहुत की जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छुपे जो तंबाकू का जो सेवन है ये बढ़ता जा रहा है और बिक्री भी हो रहा है। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? तो तंबाकू सेवन काफ़ी लोगों को ये एडिक्शन है और ये एडिक्शन ऐसे भी दिखाई दिया है कि काफ़ी कम उम्र से लोग तंबाकू सेवन चालू कर रहे हैं। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। ये अच्छी बात नहीं है कि विदर्भ को ऐसा ओरल कैविटी कैंसर का एक कैपिटल माना जाता है, पर उसके पीछे ये तंबाकू सेवन एक गंभीर विषय है और उसके लिए जितना जागृति किया जाए उतना कम ही है, मैं बोलूँगा। क्योंकि उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स बोले जाए या फिर ये कैंसर का जो बीमारी है जो तंबाकू सेवन से हो रहा है वो काफ़ी गंभीर है। उससे ना ही पेशेंट की जान को खतरा है, पर बाकी फैमिली को भी काफ़ी उससे सफ़र करना पड़ रहा है। और ओवरऑली जितना देखा है कि यंग एज में तंबाकू सेवन के वजह से कैंसर हो रहा है, तो ओवरऑल जो देश का ह्यूमन रिसोर्स है उस पे भी असर हो रहा है, क्योंकि यंग एज पीपल आर फॉलिंग प्रे टू कैंसर और उसके वजह से ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल ही पूरे देश के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, उनके फैमिली के लिए भी ये काफ़ी गंभीर विषय हो चुका है। और इसके लिए तंबाकू सेवन के बारे में अवेयरनेस फैलाना और उसे
डी एडिक्शन कराना या तंबाकू सेवन से दूर रहना बहुत ही ज़रूरी है। जी। और सभी ने प्रयास करना चाहिए कि अगर बाय चांस तंबाकू सेवन वो कर रहे हैं, उसके एडिक्ट है, तो उससे डी एडिक्शन कैसे किया जाए या वो आदत कैसे छोड़ी जाए, उस पर काफ़ी प्रयास करना ज़रूरी है। जी, आई टोटली अग्री। कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट ओरल कैंसर, ओरल कैंसर एग्जैक्टली क्या है और किस तरह के सिम्टम्स होते हैं उसके? तो मुंह का कैंसर, जिसे हम ओरल कैविटी कैंसर भी कहते हैं, उसमें यूजुअल जो लक्षण दिखाई देते हैं वो है मुंह में छाला आना या मुंह में गठान आना। और छाले काफ़ी लोगों में आ सकते हैं, पर कैंसर का छाला यूजुअली कम नहीं होता है, उसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है, वो घटता नहीं है। और छाला आने के बाद धीरे धीरे मुंह के अंदर छाला है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि चमड़े पे छाला हो सकता है, गाल में बाहर स्किन तक छाला हो सकता है, या किसी पेशेंट्स में गले में गठाने आ सकती है, किसी पेशेंट्स को वो छाले में से ब्लीडिंग हो सकता है, कोई पेशेंट्स के दांत लूज़ हो जाते हैं या दांत गिर सकते हैं कैंसर का वजह से। अगर वो अब जबड़े की हड्डी तक जा रहा है तो दांत लूज़ होकर दांत गिर सकते हैं। तो ये ओवरऑल लक्षण है मुंह के कैंसर के, ओरल कैविटी कैंसर के। डॉक्टर, तंबाकू का जो सेवन है वो एक अलग प्रकार का सेवन है, उसे दबा के रखा जाता है, क्या उस वजह से ये सारी चीज़ें इतनी क्रिटिकल होती हैं? तंबाकू का सेवन कोई भी रूप में अच्छा नहीं। कंटिन्यू च्यूइंग होती है या फिर उसे दबा के जो मुंह में इतना? तंबाकू सेवन एक तो स्मोकिंग से भी होता है, बीड़ी सिगरेट से भी होता है, दूसरा है च्यूड टोबैको, यानी जो हम मुंह में रखते हैं। तो जो च्यूड टोबैको है वो एक महत्वपूर्ण कारण है मुंह के कैंसर का, और जो स्मोक्ड टोबैको है वो एक महत्वपूर्ण कारण है फेफड़े के कैंसर का, लंग कैंसर का। सो च्यूड टोबैको से मुंह में कैंसर होता है, और वो गाल में हो सकता है या जबान पे हो सकता है। कुछ लोगों को आदत रहता है दांत और गाल के बीच में वो तंबाकू रखते हैं, तो उस जगह पे भी कैंसर हो सकता है और वो जबड़े की हड्डी में फिर फैल सकता है, तो जबड़े का हड्डी भी निकालना पड़ता है फिर ऑपरेशन के दौरान। ओके, कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं लोग बहुत अवॉइड करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो चीज़ है वो धीरे धीरे शुरू होती है, तो इन चीज़ों को लोग बहुत अवॉइड करते हैं कि नहीं ये कैंसर नहीं। क्या आपको लगता है कि लोगों ने जाके एक अप्रोच करना चाहिए डॉक्टर को, एक ट्रीटमेंट के तौर पे एक डायग्नोस करवाना बहुत ज़रूरी है? हाँ। ज़रूरी नहीं हर एक छाला कैंसर का हो? हर एक छाला कैंसर का नहीं होता है, पर अगर आपको ऐसा गठान है या छाला है जो साइज़ में कम नहीं हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उसमें से और बाकी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, या आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, या आपका दांत लूज़ होकर गिर रहा है, या गले में भी गठान आ रहे हैं, तो ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको एक कैंसर स्पेशलिस्ट या कैंसर सर्जन के पास परामर्श कंसल्टेशन करना चाहिए, ताकि आपका निदान अच्छे से हो, जल्द से जल्द हो, और कैंसर है या नहीं वो कंफर्म हो जाए। जी, डायग्नोस के प्रोसीजर किस प्रकार है? सो कैंसर डायग्नोसिस में कुछ जांचें लगती है, खून की जांचें रहती है, स्कैन्स रहते हैं, आइदर सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन या पेट स्कैन रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जांच कैंसर डायग्नोसिस के लिए जो है वो है बायोप्सी। और बायोप्सी का जांच आपका कैंसर सर्जन करता है। तो अगर आपको कैंसर के लक्षण, मुंह के कैंसर के ये लक्षण हैं, तो आप ज़रूर कैंसर सर्जन को मिलिए, वो आपको जांचों के बारे में बताएंगे, और उनसे बायोप्सी के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि बायोप्सी से ही कंफर्म होने वाला है कि वो छाला या गठान सच में कैंसर है या नहीं। ओके, एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट प्रोसीजर? तो एक बार जांचें हो जाए, कैंसर कंफर्म हो जाए बायोप्सी से, तो नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हमें स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, यानी कैंसर शरीर में और कौन से अंगों में फैला है वो देखने के लिए। तो उसके लिए यूजुअली सीटी स्कैन किया जाता है, सिर का, गले का और छाती का। अच्छा। या फिर पेट स्कैन भी कुछ केसेस में करना पड़ सकता है। तो ये स्टेजिंग होता है, एक बार बायोप्सी हो जाए तो स्टेजिंग होता है, और फिर स्टेज के हिसाब से अगला ट्रीटमेंट रहता है। मेजॉरिटी केसेस में जब मुंह का कैंसर मुंह में ही सीमित हो या सिर्फ गले तक ही फैला हो और शरीर में नहीं फैला हो, फेफड़े में ना फैला हो या लीवर में ना फैला हो, तो उसका सबसे प्रभावी इलाज है सर्जरी। ओके। और सर्जरी होने के बाद आपको एडजॉइंट थेरेपी यानी बचा हुआ ट्रीटमेंट, रेडिएशन का भी लेने का जरूरत पड़ सकता है। ओके। दैट वुड डिपेंड आपका ऑपरेशन के बाद का पैथोलॉजी रिपोर्ट पे वो तय होगा। ओके। पर सर्जरी बहुत अच्छा और प्रभावी इलाज है मुंह के कैंसर के लिए, अगर मुंह का कैंसर मुंह में और गले में ही सीमित हो तो। ओके। कब ऐसा देखा जाता है कि ज़रूरी है सर्जरी? व्हेन सर्जरी इज़ इम्पॉर्टेंट?
कि अब सर्जरी करना ही एक सोल्यूशन है? तो मुंह के कैंसर में जब हमें बायोप्सी और सीटी स्कैन या पेट स्कैन पे समझता है कि बाकी जगहों पे नहीं फैला है, मुंह में ही है, गले में ही है, तो सर्जरी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितना बीमारी है उतना सर्जरी से निकाल देने के बाद पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकता है और वापस आने का संभावना काफ़ी कम हो जाता है। इसके लिए सर्जरी बहुत ही प्रभावी और डेफिनेटिव थेरेपी माना जाता है मुंह के कैंसर के लिए। लोकलाइज्ड ओरल कैविटी कैंसर जो मुंह में ही और गले में ही सीमित है, उसके लिए सर्जरी काफ़ी प्रभावी इलाज है। जी क्या मेडिकेशंस पॉसिबल है ओरल कैंसर में? अगर कोई पेशेंट सर्जरी के लिए तैयार नहीं है या वो पेशेंट को बाकी काफ़ी बीमारियां हैं जिसके वजह से वो काफ़ी कमज़ोर है और सर्जरी शायद टॉलरेट ना कर पाए, तो वो पेशेंट्स के लिए दो और इलाज है, वो है रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। वो दोनों साथ में लेने पड़ेंगे अगर आप सर्जरी के लिए तैयार नहीं है या सर्जरी करना किसी कारणवश संभव नहीं है, तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ले सकते हैं। उससे भी बीमारी नियंत्रण में आएगा और काफ़ी आपको लाभ भी होगा। ओके धीरे धीरे सेशंस के हिसाब से वो थी। जी ओरल कैंसर में कहीं ना कहीं डॉक्टर मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक वो होता नहीं तब तक हम सीरियस नहीं होते उन चीज़ों को लेकर। हम जो आप बार बार जो कह रहे हैं कि तंबाकू का सेवन, अल्कोहल, ये जो भी जिस चीज़ों से ये होता है, हम उसके एडिक्शन में चलते ही जाते हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर में चलते ही जाते हैं। बट जब ये हो जाता है तो फैमिली मोटिवेशन और खुद का एक इनर पावर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, पेशेंट को फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और पेशेंट को मोटिवेट करना कि ये अगर मुंह तक या गले तक ही सीमित है, तो उनको एक अच्छी बात बताना, ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि कैंसर के पेशेंट के लिए लोकलाइज जब हो, बीमारी सीमित हो, शरीर में फैला ना हो, तो पूरी तरह से क्योर पॉसिबल है। सिर्फ एक ही है कि इलाज थोड़ा लंबा चलता है, पर पूरी तरह से क्योर पॉसिबल है अगर बीमारी मुंह में सीमित हो तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये जानकर भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा कि ये क्यूरेबल है इफ़ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज। और इसके लिए जल्द से जल्द अगर आपको कोई लक्षण दिखाई देता है तो कंसल्टेशन या परामर्श करना ज़रूरी है। और कैंसर पेशेंट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट देना ज़रूरी है और उनकी जो भी ट्रीटमेंट है वो अच्छे से कराने से उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। यस जैसे कि डॉक्टर इंगले ने कहा कि जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है और आपके चांसेस जो हैं ठीक होने के वो भी पॉसिबल है, बिकॉज मेडिकल फील्ड जो है बहुत एडवांस हो चुकी है और HCG स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ही काम कर रहा है। तो स्पेशलाइज हैंड्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप उसका फिक्र ना करते हुए आप अपने ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले तो कैसे होता है और क्या होता है ये जानना चाहेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर में जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कैंसर होने के कारण क्या क्या है, जैसे कुछ एडिक्शंस हो गए, मोटापा हो गया, ओल्ड एज हो गया। तो ब्रेस्ट कैंसर में ऐसे बोल सकते हैं कि ओल्ड एज, ओबेसिटी, दीज टू आर इम्पॉर्टेंट कॉजेस। यानी जैसे उम्र बढ़ता है कोई भी कैंसर होने का संभावना बढ़ता है, वैसे ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क थोड़ा बढ़ता है। मोटापे के वजह से भी रिस्क थोड़ा बढ़ता है, अल्कोहल कंजम्पशन से भी रिस्क थोड़ा बढ़ता है। तो ये 3 मेजर कारण बोल सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर का और एक कारण हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो सकता है। कुछ केसेस में, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है फैमिली हिस्ट्री, पर रेयर केसेस में वो फैमिलियल हो सकता है, यानी जेनेटिक हो सकता है कि कुछ अगर आपके करीबी रिश्तेदारों को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आप में होने का संभावना थोड़ा ज़्यादा है। आपको होगा ही ऐसे नहीं है, आपको होने का संभावना थोड़ा ज़्यादा है। तो उसके लिए जल्द से जल्द डायग्नोज हो सके तो स्क्रीनिंग मेथड्स रहते हैं, यानी जिस पेशेंट को कुछ तकलीफ़ नहीं है पर उनको कैंसर होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, तो उनमें कैंसर जल्द से जल्द पकड़ में आए, उसके लिए जो जांचें की जाती हैं उनको स्क्रीनिंग बोला जाता है। तो स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज़ पॉसिबल। एंड उसके लिए क्या करना चाहिए, कब जांचें करनी चाहिए, कितने फ्रिक्वेंटली करनी चाहिए, उसके लिए आप अपने कैंसर सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कैंसर है, मैंने
कई बार देखा, और मैं इतने स्पेशलिस्ट के साथ बात कर चुकी हूँ, तो हमेशा देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर में जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। जिन्हें नहीं पता हो हमें बता दें, तो काफ़ी लेट डॉक्टर अप्रोच होता है। दिखने के बाद महिलाएं सोचती कि हाँ शायद छोटी सी गठान है या ऐसी, ये आप भी काफ़ी सुनते होंगे पेशेंट से। तो अगर आपको गठान लग रहा है तो वो कैंसर होने का संभावना कम है, पर उसके लिए कंसल्ट करके कुछ जांचें रहती है। जैसे मैंने पहले बताया मुंह के कैंसर के लिए बायोप्सी है, वैसे ही स्तन में अगर गांठ है तो उसके लिए भी बायोप्सी है, या फिर और एक कम तकलीफ वाला प्रोसीजर है FNAC बोल के, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। सो FNAC या बायोप्सी करवा के हम कंफर्म कर पाएंगे कि वो गठान कैंसर है या कोई नॉन कैंसरस गठान है। तो अगर आपको गठान का लक्षण है तो आप कंसल्ट कीजिए और जांचें करवा के हम समझ सकते हैं कि ये कैंसर का है या नहीं है। यूजुअली कैंसर की गठानें, जैसे पहले बताया मुंह का कैंसर भी वैसे है, स्तन का कैंसर भी वैसे, गठान अगर आए तो कैंसर का गठान कम नहीं होता है, वो उम्र के साथ बढ़ते जाता है, या उसके अलावा और दूसरी गठानें उसके बाजू में होती जाती। तो ये ध्यान में रखना है और नज़रअंदाज नहीं करना है, डरना नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हर गठान कैंसर नहीं होगी, मेजॉरिटी कैंसर नहीं रहेंगी, वो सबसे अच्छी बात है जी। पर वो जानने के लिए जांचें जरूरी है। सिर्फ लक्षण है और उससे हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कैंसर है या नहीं, थोड़ी जांचें जरूरी है। किस तरह की गठान डॉक्टर अगर पाई जाती है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? अगर गठान है जो कम नहीं हो रही है और स्तन के अलावा बगल में भी गठान, यानी एक्सिला में भी गठान लग रही या गले में भी गठान लग रही है, या कहीं आपको स्तन में भी गठान है और पीठ दर्द हो रहा है, या सांस फूल रही है, या काफी दिन से खांसी है जो बैठ नहीं रही है, काफी दिन यानी 2-3 हफ्ते से है खांसी, या दर्द है पीठ में जो 2-3 हफ्ते से नहीं जा रहा है, और स्तन में भी गठान है या बगल में एक्सिला में भी गठान है, तो ऐसे समय बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द कंसल्ट करके जरूरी जांचें करवाना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड इसका डायग्नोस प्रोसीजर किस तरह का है? सो डायग्नोसिस इसमें भी खून की जांचें तो रहती है, पर इसमें भी इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस के लिए है बायोप्सी। करेक्ट। सो बायोप्सी एक पतले नीडल से वो गठान का एक छोटा टुकड़ा निकाला जाता है जो आगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को जाता है और उससे कंफर्म होता है कि कैंसर है या नहीं। तो बायोप्सी इज डायग्नोस्टिक, निदान के लिए बहुत ज़रूरी टेस्ट है बायोप्सी। उसके बाद शरीर में कहाँ कहाँ फैला है वो जानने के लिए जो टेस्ट है वो है पेट CT स्कैन। तो पेट CT स्कैन नेक्स्ट जांच रहती है। पेट CT स्कैन भी सब पेशेंट्स में जरूरी नहीं है, जिनका गठान बहुत ही छोटा हो उनमें शायद पेट स्कैन का जरूरत नहीं है, पर जिनका गठान थोड़ा बड़ा है या उनको बगल में भी गठाने आई है उनके लिए पेट स्कैन करना जरूरी हो जाता है। और बायोप्सी और पेट स्कैन के बाद फिर आपका इलाज यानी ट्रीटमेंट प्लान हम बना देते हैं कि आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लगेगा। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैंसर का जब डायग्नोस चलता है तो उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स को, तो ऐसी कौन सी चीज़ें आप बताते हैं पेशेंट्स को? पेशेंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि धीरज रखना ज़रूरी है पेशेंट को। कैंसर ऐसा बीमारी है कि सर्दी खांसी जैसा नहीं है कि 4-5 दिन में ट्रीटमेंट लिया और ठीक हो जाएगा। कैंसर का इलाज अच्छे से हो सकता है, प्रभावी इलाज अवेलेबल है, पर वो कैंसर का इलाज थोड़ा लंबा चलता है, तो पेशेंट को थोड़ा धीरज रखना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट का जो सीक्वेंस है, यानी कुछ लोगों को सर्जरी लगता है, कुछ लोगों को कीमोथेरेपी लगता है, पहले कभी कभी कीमो दे के बाद में सर्जरी होता है। ट्रीटमेंट सीक्वेंसिंग आपकी जांचें हो जब तक नहीं होंगी तब तक ट्रीटमेंट सीक्वेंस तय नहीं होगा। तो बायोप्सी और स्कैन्स होने के बाद आपका ट्रीटमेंट सीक्वेंस प्लान होगा और उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होगा। तो धीरज रखना ज़रूरी है, डॉक्टर की बातों को बराबर सुनना ज़रूरी है और चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये होने के बाद हमारा ट्रीटमेंट ऐसे 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 होगा। पर प्रभावी इलाज अवेलेबल है, पर धीरज रखना ज़रूरी है, क्योंकि इलाज थोड़ा लंबा चलता है। लंबा जाएगा तभी तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो पाएगा। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर में मेडिकेशंस का क्या रोल है या फिर सर्जरी इज़ टोटली इम्पोर्टेंट? सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूजुअली 3 थेरेपीज़ है। एक है सर्जरी जो प्रभावी इलाज है, डेफिनेटिव थेरेपी है।
नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या रहता है? दवाई रहती है सलाइन जैसा, जो इंट्रावेनसली यानी नस में से दी जाती है सुई लगा के। और तीसरा है रेडिएशन थेरेपी, जो कि सीटी स्कैन जैसा एक इलाज रहता है। रेडिएशन थेरेपी मशीन पे लेट के वो हिस्से को रेडिएशन का इलाज मिलता है और किया जाता है। हाँ, वो ऑर्गन को, वो अवयव को रेडिएशन का इलाज दिया जाता है। और चौथा है हार्मोन थेरेपी। तो ये 4 थेरेपीज अवेलेबल है। इसमें आपका जो स्टेज आएगा बायोप्सी से और सीटी स्कैन या पेट स्कैन के रिपोर्ट के हिसाब से, कुछ केसेस में पहले सर्जरी लग सकता है या कुछ केसेस में पहले कीमोथेरेपी लग सकता है और उसके बाद सर्जरी ज़रूर पड़ सकता है। जो अगर छोटी गठान है, स्तन में ही सीमित है, तो यूजुअली वो पेशेंट्स को पहले सर्जरी लगेगा। पर अगर गठान स्तन का बड़ा है, बगल में भी गठानें आई है, तो वो पेशेंट्स को यूजुअली कीमोथेरेपी पहले लगेगा, बाद में सर्जरी लगेगा। और रेडिएशन थेरेपी यूजुअली लास्ट ट्रीटमेंट रहता है स्तन के कैंसर के लिए। और कब ब्रेस्ट रिमूवल की जो है ज़रूरत आन पड़ती है? तो ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी में 2 तरह से सर्जरी हो सकती है। मैं तो बोलूँगा 3 तरह से सर्जरी हो सकती है। एक है स्तन बचा के, जिसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहा जाता है। दूसरा है मैस्टेक्टमी, यानी पूरा स्तन निकाला जाता है। और एक इलाज है कि होल ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर मैस्टेक्टमी, यानी पूरा स्तन निकालने के बाद प्लास्टिक सर्जरी करके नया स्तन बनाया जा सकता है। तो ये 3 तरीक़ों से इलाज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से गठान का साइज़ क्या है, आपके एक्जिला में यानी बगल में गठानें आई है या नहीं आई है, और पेशेंट का भी थोड़ा सा प्रेफरेंस क्या है कि हम कौन से तरह से ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में कि कौन से तरह का ऑपरेशन किया जाए। गठान का साइज़, आपका गठान कैंसर का स्टेज और पेशेंट प्रेफरेंस, तो ये 3 चीज़ों से तय होगा। जैसे कि हमने कहा कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो मेल ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ये अगर लोगों को पता नहीं तो वो पता होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि मेल ब्रेस्ट कैंसर का भी इलाज फीमेल लेडीज़ में जैसे किया जाता है, वैसे ही जेंटलमैन में भी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज सिमिलर तरीके से किया जाता है। ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, यही 3 इलाज मेल ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी किए जाते हैं। पर मेल ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ स्त्रियों में कैंसर होने के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मेल ब्रेस्ट कैंसर होने का संभावना यानी इंसिडेंस काफ़ी कम है। ओके। पर हो सकता है, ये जरूरी है जानना। जी, जैसे कि डॉक्टर आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर में एक एज फैक्टर जो है वो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अब कोई एज लिमिट नहीं रही है चीज़ों के लिए। एंड मेडिकल फील्ड में देखा गया है कि अब कोई भी बीमारी यंगस्टर्स को ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू सीनियर सिटीजन्स। एंड कैंसर में भी, और स्पेशली अगर ब्रेस्ट कैंसर की, क्योंकि वेस्टर्नाइज कल्चर हो चुका है, हमारी जीवन शैली बहुत बदल चुकी है, हमारा खान पान बहुत ज़्यादा बदल चुका है, हम करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। तो क्या यंगस्टर्स में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं? तो यंगस्टर्स में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस दिखाई दे रहे हैं, पर एक चीज़ भी ज़रूरी है जानना कि इंडिया, भारत में अगर हम पॉपुलेशन पिरामिड देखें तो इंडिया में यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। करेक्ट। तो यंग पॉपुलेशन का प्रपोर्शन काफ़ी ज़्यादा होने के वजह से भी ओवरऑल हम देखें, एब्सोल्यूट नंबर जिसको बोला जाता है, परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट नंबर देखा जाए तो यंग पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा होने की वजह से यंगस्टर्स में भी कैंसर का प्रमाण हमें दिखाई दे रहा है कि यंग पेशेंट्स में भी कैंसर डायग्नोज हो रहा है। सो दैट इज़ वन रीज़न। और दूसरा है, मैडम ने जैसे बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमारे आए हैं, कि थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है या जो एडिक्शंस है, उसके वजह से भी दूसरा कारण है कि यंगस्टर्स में भी कैंसर दिखाई दे रहा है। लास्टली जिस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, हर एक बीमारी को लेकर बहुत ऐसी गलत धारणाएं हैं जो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली जब कैंसर की बात आती है, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ मिथ्स। डॉक्टर के पास, आपके पास भी इतने पेशेंट्स आते हैं जो चीज़ें ऐसे सवाल रखते होंगे कि क्या इससे ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत धारणाएँ दूर करना बहुत ज़रूरी है? पहली बात तो ये है कि बहुत पेशेंट्स को ये डर रहता है कि छाला है या गठान है, उसका बायोप्सी के बाद ये छाला या गठान बढ़ जाएगी।
तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि बायोप्सी या ये एफएनएससी जो सुई का जांच है, ये जांचों से कैंसर का गठन बढ़ेगा नहीं, बल्कि उसका निदान बराबर होगा। डायग्नोसिस वुड बी करेक्ट आफ्टर दीज इन्वेस्टिगेशंस। तो ये चीज़ों से डरे नहीं कि बायोप्सी से गठान बढ़ जाएगा या गठान फैलेगा, ये मिथ दूर होना ज़रूरी है। और एक चीज़ है कि बहुत लोगों को लगता है कि कैंसर एक बार हुआ है तो कभी ठीक नहीं होगा। ठीक हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट के बाद सालों साल कैंसर मुक्त है। ऐसे पेशेंट्स फॉलोअप में हमें आके मिलते हैं, हम जांचों में देखते हैं कि उनका कैंसर वापस नहीं आया है। तो ऐसा भी होता है। इट इज़ अ क्यूरेबल डिसीज़ इफ़ डायग्नोज इन अर्ली स्टेज, ये भी जानना ज़रूरी है। तो एक डर कम हो जाता है कि हाँ ये क्यूरेबल है, पर उसके लिए सही परामर्श लेना ज़रूरी है और सही इलाज कराना भी जरूरी, बहुत ज़रूरी। एंड एक लास्टली कीमोथेरेपी को लेकर जो बहुत सारी गलत धारणा, ये थोड़ा सा ब्रीफली अगर इस पे अगर हम पहले तो मैं एक बार वापस बता दूं कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी यानी मेडिकेशन है, कभी वो टैबलेट रूप में रहती है, कभी वो इंट्रावेनसली यानी सलाइन के द्वारा खून में दी जाती है। तो कीमोथेरेपी एक तरह का दवाई है, उससे साइड इफ़ेक्ट्स होता है। पर मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, यानी अगर 100 पेशेंट लेंगे तो उसमें अराउंड 90-95% लोग कीमोथेरेपी बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेंगे, पूरा ट्रीटमेंट भी कंप्लीट करेंगे एंड दे विल बी कैंसर फ्री आल्सो आफ्टर कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी एक अविभाज्य घटक है ट्रीटमेंट का, प्रभावी घटक है और उससे डरे नहीं। उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत तीव्र नहीं होगा, बहुत रेयर केसेस में तीव्र साइड इफ़ेक्ट होंगे, वरना मेजॉरिटी केसेस में इट विल हैव माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स एंड इट विल बी वेरी वेल टॉलरेबल। थैंक यू सो मच डॉक्टर पराग इंगले, आपकी ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। बस इतना ही कहूँगी कि वेस्टर्नाइज कल्चर हो चुका है, अपनाना भी ज़रूरी है, ज़माने के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर ने कहा कि एडिक्शंस जो हैं इतने ज़्यादा हम अपने पे हावी होने दे रहे हैं, इन एडिक्शंस को अगर आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो आपकी जो लाइफ टर्म है वो बहुत अच्छे से और बहुत हेल्दी जाएगी। कहीं ना कहीं कोविड ने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई है, मैं हमेशा से कह रही हूँ, और कोविड ने जो सिखाया है वो प्लीज़ उसे अपनाएं कि अपना और अपनों का ख्याल किस तरह रखना है। मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ, तब तक ले दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।